मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे। अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार बारिश के मौसम में लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सभी के खेतों में पानी भर जाता है। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देंगे। आखिर बहुत सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। जब अच्छी फसल हो जाएगी तो हम फसल बेच के जो पैसे कमाएंगे उससे हम एक पक्का घर खरीद लेंगे। उसकी बात सुनकर कालू कहता है, हाँ ठीक है पीलू, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? पीलू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक अच्छे जादूगर को जानती हूँ। पिछले साल उसने मेरी सहेली बबली को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। और फिर दोनों पति पत्नी उस जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर एक अजीब सी गुफा में रहता था। जादूगर पीलू को देखकर कहता है, अरे पीलू, आज कैसे तुझे मेरी याद आ गई? ऐसे तो तू मुझे कभी याद नहीं करती। जरूर तुझको मुझसे कोई काम होगा, तभी तू यहाँ आई है। बता, तेरी क्या इच्छा है? पीलू कहती है, आप सही कह रहे हैं जादूगर, इस बार आपको तो पता ही है कि बारिश कितनी अच्छी हुई है। मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे। अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जादूगर उसे कहता है, तो ठीक है पीलू, लेकिन तू सही समय पर मुझे मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। पीलू, जी जादूगर, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। फिर जादूगर पीलू को आइसक्रीम के जादुई बीज दे देता है। कालू कौवा और पीलू चिड़िया जादुई बीज लेकर वापस आ जाते हैं और अगले दिन पीलू अपने बेटे बंटी के साथ जादुई बीज को अपने खेत में बिखेर देती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया कालू को खेत में भेजती है, जाओ जाकर खेत में एक बार नजर मार के तो आओ, क्या फसल उगी है कि नहीं, कि बीज ऐसे ही सूख गए हैं। अगर बीज सूख गए होंगे उसमें सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत में जाता है। कालू खेत में देखता है, अरे ये क्या, ये बीज तो सच में सूख रहे हैं। मुझे कैसे भी कर इनकी सिंचाई करनी ही होगी। फिर कालू मुखिया के पास जाता है। मुखिया बास को वो कहता है, मुखिया जी, आप मेरे को अपने पानी की मोटर दे दीजिए, मेरे बीज खेत में सूख रहे हैं। मैं तुझे पानी की मोटर नहीं दूंगा, क्या मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं करूं? कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस आता है। फिर वो एक बाल्टी उठाकर पास की नदी में जाता है और बाल्टी ला लाकर वो खेत की सिंचाई करता है। कालू की मेहनत से उसके खेत में आइसक्रीम की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन जब ये बात मुखिया तक पहुंचती है तो वो बहुत ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर पीलू चिड़िया और कालू कौवा अपनी फसल के पक जाने पर उसे काटने की तैयारी करने लगते हैं। सुनिए जी, अब हमारी फसल पक गई है, अब आइसक्रीम अच्छे से उग आई है, चलिए हम इन्हें बाजार में बेच देते हैं। फिर वे लोग जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम इकट्ठी करते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। कालू कहता है, पीलू, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम कल जादूगर के पास जाना और उसको बीज के बराबर की आइसक्रीम दे आना, फिर मैं आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। पीलू कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जब रात में सो रहे होते हैं तब मुखिया आकर उनकी फसल को चुराने की कोशिश करता है। मुखिया के चलने की आवाज सुनकर पीलू की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। पीलू की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी पक्षी उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। किसी तरह से मुखिया अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अगले दिन पीलू चिड़िया जादूगर को उसके हिस्से की आइसक्रीम दे आती है और फिर कालू और पीलू दोनों बाजार में आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान अच्छी खासी चल निकलती है और फिर वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपनी दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी,
क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी, मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है? उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अक्ल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं। चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं। उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को 2 बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे, चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है, बेजुबा जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई, जरा भी आपको डर नहीं है। अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी, चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनकी पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं, कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है, ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते। छतरपुर नगर में वेदा और उसका परिवार रहता था। वेदा की परीक्षा खत्म होते ही छुट्टी के लिए नानी के घर जाने की तैयारी चली। वेदा की माँ सारी तैयारियां करते हुए कहती है, अरे वेदा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे कपड़े पैक भी कर लेना, नानी के घर जाना है ना। और वेदा के पापा वेदा को बुला के कहते हैं, वेदा, जो खिलौने चाहिए उसे भी पैक कर लो, नानी के घर में खिलौने नहीं मिलेंगे, फिर वहाँ तुम बोर हो जाओगी तो क्या करोगी? तो वेदा कहती है, मैंने सुना है दादी के घर में बाग बगीचे बहुत थे। यह सुन के हंसते हुए पापा कहते हैं, बाग बगीचे तो है, मगर आपको आदत कहाँ है? ऐसे ही सारी तैयारियां करके नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वेदा नानी के घर पहुंचते ही नानी को ले लगाते हुए कहती है, नानी, पापा कहते हैं मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। तब नानी हंसते हुए बोलती है, अरे बेटा, आम की बगीचे में एक चक्कर लगा के आ जाओ, पूरा दिन गुजर जाएगा। नानी की बातों को आजमाने के लिए वेदा नाश्ता वाश्ता करके आम के बगीचे के लिए निकल पड़ती है। आम की बगीचे के रास्ते में जाते जाते वेदा को दोस्त भी मिल जाते हैं। वहाँ वेदा ढेर सारे आम खाती है और दोस्तों को भी खिलाती है। सारे मिलके खूब मजे लूटते हैं और खेलते भी हैं। मगर बगीचे का माली आके वेदा और दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। एक दिन वेदा को खेलते खेलते चोट लग जाती है। वेदा की दोस्तों ने वेदा को उठाकर घर पहुँचाया और उसकी मम्मी को उसको चोट लगने की बात भी बताई। सही समय पर वेदा को दवाई और मालिश करने की वजह से जल्द आराम मिला। माँ, यह सारे मेरे दोस्त हैं। हम सब बहुत आम खाए और बगीचे में खूब खेले, मगर माली ने हमें भगा दिया। माँ, यह सुन के वेदा की माँ को बहुत बुरा लगा। वेदा की माँ ने उन सारे दोस्तों को धन्यवाद किया
और उन्हें ढेर सारे आम भी खिलाए और माली को बुलावा गया। माली वेदा के घर पहुंचता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अरे माली काका, ये सब हमारे बच्चे हैं, आपने इन्हें डांटा क्यों और बगीचे से भगाया क्यों? मेम साहब, ये बच्चे व्यर्थ आम तोड़ रहे थे। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? गलती हो गई मेम साहब। और वेदा जब गिर गई तो आप कहाँ थे? मैं बंदर भगाने गया था मेम साहब। बड़े बंदरों के साथ अगर छोटे बंदर के भी ख्याल करते तो वेदा नहीं गिरती थी। इस बात को सुन के सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। वेदा जब ठीक होती है तो माँ की बात से उसको ये समझ आता है कि दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। इसकी समझ आते ही वेदा अपने दोस्तों के साथ फिर आम की बगीचे में घुस जाती है और माली काका बस बच्चों को देखते रह जाते हैं। इंदिरानगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि रानी बेटा, मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना। पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी, कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ, जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा, आ जाओ, तुम भी खा लो, यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है, ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू, आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है। रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा, आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए
रानी को गाड़ी में बिठाता है, मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है। रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए, ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी। पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ, और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं।